तो मतलब सर हाई रिटर्न की अगर हम सिर्फ बात करते रहें और अगर डिसिप्लिन ना हो तो वो पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट या पूरा हमारा जो गोल की तरफ हम लोग जाने वाले या जो सपने के पीछे हम फॉलो कर रहे हैं वो पूरा टूट के बिखर सकता है ना। यस यस, क्योंकि क्या है कि हाई रिटर्न की जब हम बात करते हैं विदाउट डिसिप्लिन ना, तो मतलब हाई रिटर्न और डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो वो शीशे जैसा, ग्लास जैसा रहेगा, कभी भी कुछ थोड़ा सा झटका लग गया वो टूट सकता है। अच्छा, ये ग्लास टूटना मतलब फ्रेजाइल मतलब टूटना मतलब क्या, कि उसका जो एंड मकसद है, जो परिणाम है, वो मकसद उसका पूरा नहीं होगा। तो मैं ऑलवेज एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक बंदा है, दो ए और बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है। एक बंदा जो है वो 12% पे इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा जो है वो 7% पे इन्वेस्ट करता है। जो 12% पे इन्वेस्ट करता है वो क्या करेगा, वो समझो 50% इनडिसिप्लिन है, और जो 7% जो करता है वो 100% डिसिप्लिन्ड है। तो आप अगर देखेंगे एंड ऑफ द डे जिसने 12% में इन्वेस्ट किया उसको एंड रिजल्ट जो है, परिणाम या आउटकम जो है वो 6% आएगा, और जो 60% वाला बंदा है उसको 60% मिलेगा। मतलब आपको क्या हो गया, जो डिसिप्लिन्ड है उसको ज़्यादा रिटर्न मिला, भले वो मीडियम रिटर्न पे ये किया था। तो इसके लिए क्या है ना, लॉन्ग रन में कौन जीतता है, कंसिस्टेंसी जीतती है, रिटर्न नहीं। क्योंकि अगर 12% वाला रियली 12% वाला अगर जीतता है तो फिर 12% वाले को ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, बट वैसा नहीं होता है। उसका इनडिसिप्लिन के कारण, उसका इनडिसिप्लिन जितना परसेंट है उतना परसेंट उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है। और अगर उसने 12% पे शुरू किया और वो अगर 50% डिसिप्लिन्ड है तो उसका गोल खाली 50% अचीव होगा। राइट। एक नॉर्मल जो निवेश करने वाला आदमी है वो नॉर्मली क्या होता है कि उसका इमोशंस, उसका जो भी मतलब एक्साइटमेंट, जो कुछ भी है, लेकिन वो अगर वो डिसिप्लिन अगर मेंटेन करता है या कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है तो फिर रिटर्न्स इतना मायने नहीं रखता है ना। हाँ हाँ, बट बेसिकली क्या है, लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, मैं जैसा बोला ना, डिसिप्लिन इनविजिबल है, विजिबल नहीं है, रिटर्न विजिबल है। और क्या है, इसमें एक रिटर्न का जो परसेंटेज है ना वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी क्या है, डिसिप्लिन है। इसका वेरी सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप किसी को, मतलब दो तरीके हैं हमारे, एक आइदर हम कस्टमर को ढांचा बना के उसमें फिक्स कर देते हैं तो फिर वो उसका इमोशन के हिसाब से उधर उसको खेलने के लिए बहुत कम जगह, दूसरा हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो अपना इमोशन के वो डामाडोल सब करते रहेगा, राइट। बट बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप फ्रीडम देते हैं किसी को तो क्या होगा, जैसे वेरी सिंपल है, हम अगर देखते हैं नॉर्मली लॉजिकल क्या होना चाहिए कि मार्केट जब ऊपर जाता है जब भी हमको बेचना चाहिए, और मार्केट जब नीचे जाता है तभी हमको खरीदना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो आप खरीदेंगे तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कम पड़ेगा, और जब मार्केट ऊपर जाता है आप बेचेंगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बट लॉजिकल ये चीज़ है, बट इमोशनली क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो लोग एकदम मतलब एकदम एक्साइटमेंट होते हैं, और इतना एक्साइटमेंट होता है कि चलो अभी अरे माय गॉड और ले धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट, मैं रह गया शायद मैं रेस में पीछे रह जाऊं करके धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या है कि जब मार्केट अगर गिरने लगता है तो वापस वो लोग को मतलब डर लगता है कि बाबा अरे और नीचे जाएगा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरा दिन फिर बोला साला मेरे को बचाने गए करके सब वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं। अभी जो रियल इन्वेस्टर है, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, वो रिवर्स करता है। मैं खुद भी वैसे करता हूँ। मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट जब मार्केट गिरता है तो फटाफट मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और जब मार्केट बढ़ता है मैं बेचता हूँ, बेच के मैं फिर लिक्विड में रह जाता हूँ, सो दैट मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा जब भी। बट ये लॉजिकल है, कोई लॉजिकली बिहेव करेगा तो, बट नेचुरली नॉर्मली अपना उनका नॉर्मल जो हैबिट है उसमें उनका फियर और एक्साइटमेंट, इसमें जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके लिए रिटर्न का कोई मायने नहीं है, बिकॉज लोगों का जो उनको मकसद है वो कभी पूरा होगा नहीं। सर, अभी दिवाली के टाइम में आपने देखा होगा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि गोल्ड का प्राइस जो है वो 1,20,000 25,000 था।
तो लोगों ने ज्यादा गोल्ड खरीदा। करेक्ट। और उन लोगों को लगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ा भी, लेकिन अभी डाउन हो गया वापस। तो मतलब उस वक्त एक्चुअली स्पीकिंग लोगों का बिहेवियर जो है वो बहुत ही अलग होता है। मतलब ये एक्साइटमेंट में यस उनको लगता है और बढ़ते ही रहेगा, तो मैं रह जाएगा उससे बदले जो पहले गोल्ड बिक रहा था कंपैरेटिवली अगर चेक करेंगे तो लास्ट ईयर से दिस टाइम द गोल्ड हैज सोल्ड मोर। यस वही ना, बिकॉज लोगों को लगता है कि अभी ऊपर जा रहा है तो कहीं ना मेरा अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगा, बट एक्चुअली बेचना चाहिए। जब गोल्ड का मैं खुद बेचा हूँ, जब गोल्ड का ये ऊपर जाते तो बेचना चाहिए, बट वो लॉजिकल लोग करते हैं, इमोशनल नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको ढांचा बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग एक लंबे समय तक रहना चाहिए और उसके अंदर कंटिन्यूटी होना चाहिए, लेकिन अगर बीच में के कुछ साल में अगर हम मिस कर जाते हैं तो वो लंबे समय में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसको अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे? सी क्या है कि जब भी हम कंपाउंडिंग का देखो क्या है ना, जब एक एडवाइज़र भी या आजकल कस्टमर खुद भी बहुत सारा एडुकेटेड हो गया है और कस्टमर के पास बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं और वो ऐप के ज़रिए से वो सिर्फ फिगर डाल देता है और उसको बड़ा बड़ा रकम वहाँ दिखता है। और ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है, गलत नहीं है, बट ऐप ये सोचते नहीं है ना कि वो इंसान रियली करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली ऐप ने एक क्वेश्चन डालना चाहिए कि बीच में अगर मार्केट बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, मार्केट घटेगा तो आप क्या करेंगे। तो वो आंसर के बेसिस पे अगर ऐप उसका करेक्शन करता है या उसको वो अगर पूछेगा कि क्या आप 100% श्योर है कि कंटिन्यूस आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, कितना % श्योर है, और उसके हिसाब से अगर वो रिटर्न बताएगा तो अलग चीज़ है। बट क्या रहता है कि ऐप ये नहीं बताएगा, बिकॉज ऐप को क्या करना है, आपको अंदर लेना है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो कंटिन्यूटी के कारण कंपाउंडिंग कब होता है, जब कंटिन्यूटी रहेगा। आपका 1-2 इंस्टॉलमेंट भी अगर मैंने अभी बीच में मैंने कैलकुलेशन किया था, जो 10% अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपने कम कर दिया या मिस कर दिया तो आपका रिटर्न 20% से घट जाता है। अगर 20% आपने अगर बीच में मिसिंग हो गया आपका, तो आपका रिटर्न जो है वो 30% मार्क आता है। तो मतलब क्या है कि जो रिटर्न मिलता है कंपाउंडिंग का, जो हमको एक आशा रहती है, उससे ज़्यादा हानि जो है वो मिसिंग से होता है। इसलिए डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है ना, अगर आप देखेंगे अल्फा करके एक कॉन्सेप्ट है। अल्फा मतलब क्या है? अल्फा मतलब ये है कि सेंसेक्स का एक रिटर्न मिलता है, मतलब सेंसेक्स में अपने आप हो रहा है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो कंटिन्यूसली अपने हिसाब से चलते हैं। तो सेंसेक्स का जो है वो इंडिपेंडेंट रिटर्न है, विदाउट एनी इंटरवेंशन, किसी का इंटरवेंशन नहीं है। तो मार्केट में एक वर्ड अल्फा करके, तो अल्फा मतलब अगर मैं फंड मैनेजर हूँ और मैं फंड को मैनेज करता हूँ और मैं फंड को बेचने से, खरीदने से, बेचने से फंड को मैं क्रिएट करके मैं सेंसेक्स से कुछ ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ, बिकॉज सेंसेक्स इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्री फ्लो है। बट मेरा इंटरवेंशन से, मेरे नॉलेज से या मेरे अंडरस्टैंडिंग से जब मैं मार्केट में सेल परचेस करके रिटर्न, कस्टमर का रिटर्न जो एक्सीड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो वो सेंसेक्स और जो मैं रिटर्न देता हूँ उसके बीच में जो ज़्यादा रिटर्न मेरे वजह से मिला एज अ फंड मैनेजर, उसको अल्फा कहते हैं। तो नॉर्मली मार्केट में एक सवाल होता है कि एक फंड मैनेजर का अल्फा क्या है, या एक फंड का अल्फा क्या है, या एक कोई इंस्टीट्यूशन का अल्फा क्या है, बिकॉज वो उससे ये पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूशन ने सेंसेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। बट आपने कभी भी बिहेवियरल अल्फा का सुना है? नहीं। होता क्या है बिहेवियरल अल्फा? तो बिहेवियरल अल्फा मतलब कि आपका बिहेवियर ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने से आपको एक रिटर्न ज़्यादा मिलता है, उसको हम अल्फा कहेंगे। तो मतलब अगर कोई इंसान अगर कंटिन्यूसली अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो बिकॉज वो कंटिन्यूसली किया, उसके वजह से उसको जो एक्स्ट्रा एडिशनल रिटर्न मिला, उसको हम बिहेवियरल अल्फा कहते हैं।
तो बिहेवियरल अल्फा मार्केट अल्फा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा बोलने का मतलब है। तो लोगों ने ध्यान क्या देना चाहिए, बिहेवियरल अल्फा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि मार्केट के अल्फा के ऊपर। मार्केट का अल्फा इंपॉर्टेंट है, बट बिहेवियरल अल्फा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा कब क्रिएट होता है, जब आप इन्वेस्टेड कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो वो मेरे को लगता है इज समथिंग एक वो अलग ढंग से हमको एक अलग दृष्टिकोण जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर्स को ये बताना पड़ेगा कि बॉस आपका अल्फा तो है मार्केट का, बट साथ ही साथ आपका खुद का बिहेवियर का भी एक अल्फा है। तो आपका खुद का बिहेवियर का अल्फा को भी हमको इसमें ढांचे में डालना चाहिए और जोड़ना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि एक्चुअल आपको रिटर्न कितना आएगा। तो रिटर्न इज इक्वल टू मार्केट अल्फा प्लस बिहेवियर अल्फा। राइट, और बिहेवियर अल्फा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वापस। यस। सर हम लोग जो ये एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो एसेट एलोकेशन के अंदर डिसिप्लिन को सपोर्ट करने वाला एलोकेशन अगर आ गया तो अपने आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। हाँ, इसके लिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप आइदर इमोशनली काम कर सकते हैं या आप स्ट्रक्चर से काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का बनाने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं इमोशनली जो मेरा बिहेवियर है उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। बिकॉज ढांचा ऑलरेडी बना है, तो मेरा हार्ट का बीट जो ऊपर नीचे जाता है उससे मैं कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए एलोकेशन हम बात तो बहुत करेंगे, एलोकेशन की बात करेंगे। अभी लोग कहते हैं डेट में 35% डालो, इक्विटी में 65% डालो, ये हो गया एलोकेशन। बट ये एलोकेशन के साथ जो 65% या जो 35% डेट है वो भी अगर फ्लेक्सिबल में रहेगा और जो 65% इक्विटी है वो भी फ्लेक्सिबल में रहेगा, तो फिर बिहेवियर का उसमें कोई भी जो इन्वॉल्वमेंट वो नहीं आता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम ढांचा बनाते हैं वो ढांचा में जो डेट है वो डेट के साथ साथ लॉक इन भी अगर हम कर देते हैं, तो मतलब क्या होता है कि हम ढांचा एकदम परफेक्ट बना दिया है। कस्टमर को वहां पर 65% जो है, कस्टमर को जो है वहाँ 65% फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और 35% वो लॉक्ड है। तो इसको मैं ढांचा कहता हूँ, स्ट्रक्चरल ढांचा। अब क्या होता है कि एडवाइजर है ना, इसमें बह जाता है। एडवाइजर क्या करता है कि एडवाइजर जो है वो अपने इमोशनल एक्साइटमेंट में ये बह जाता है और वो कस्टमर को बिहेवियर अल्फा के बारे में बिल्कुल बताता नहीं है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमको बिहेवियरल अल्फा का बहुत इम्पॉर्टेंट हमको देना चाहिए। और एलोकेशन में वॉलेटिलिटी का जो पैनिक आता है, लोग एकदम पैनिक होके कुछ करते हैं, अगर हम ढांचा बनाते तो पैनिक से वो नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जो निवेश करता है वो जब ये एडवाइजर से इंटरेक्ट करता है ऐसी सिचुएशन में, तभी एडवाइजर को उसको काम डाउन करना है और उनको ये बताना है कि मार्केट का एक साइकिल है और उस साइकिल के अंदर कंसिस्टेंटली आप रहोगे तो लंबे रेस में आपका गोल अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। हम लोग नॉर्मली फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर जिस तरीके से आपने बताया, इमोशनल स्टेबिलिटी का बहुत ही मतलब पिलर के जैसा महत्व है, तो उसके बारे में, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में आपका फाइनल अगर आपको कुछ बताना है तो क्या बताएं? सो बेसिकली वेल्थ का जब हम बात करते हैं, अगर संपत्ति जो है, अगर मुझे संपत्ति अगर बढ़ाना है तो वेरी सिंपल है कि मुझे कुछ निवेश करना पड़ेगा और मुझे निवेश करके एक लंबा समय देना पड़ेगा जब मेरा ये वेल्थ जो है, संपत्ति मेरी क्रिएट होती है। अब ये संपत्ति क्रिएट होने में दो पैरामीटर्स है, एक है टाइम, दूसरा है रिटर्न। टाइम जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि जनरली अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो मैं ये सोचता हूं कि कौन से उम्र पे मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, मतलब टाइम जो है वो फिक्स्ड है। और रिटर्न जो है वो रिटर्न भले फिक्स रहेगा
बट अगर मेरा फिक्स टाइम जो है उसके अंदर अगर मेरा डिसिप्लिन नहीं रहेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी अगर नहीं रहेगी, मैं डरूंगा, मैं एक्साइट हो जाऊंगा, एक्साइट होके मैं बेचूंगा, मार्केट नीचे आएगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा और मैं बाहर निकलूंगा, तो वैसा जो हादसे होते हैं ना, उससे फिर जो वेल्थ क्रिएशन है उसका पूरा जो ढांचा है वो गिर जाता है। तो मुझे क्या लगता है कि इमोशनल डिसिप्लिन है ना, ये वेल्थ क्रिएशन का हार्ट है, दिल है। और ये हार्ट जब तक वो, मतलब ये हार्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा मायने रखता है रादर देन द रिटर्न। रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न का कोई दो राय नहीं, बट अगर आपका डिसिप्लिन है उसके ऊपर अगर आप कुछ रिटर्न ज़्यादा कमाने का कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी गुड, बट उसके लिए इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो मतलब आपका कहने का कि वेल्थ क्रिएट अगर मुझे करना है तो मुझे डिसिप्लिन होना सबसे बड़ा जरूरी है, बाकी सब बाद में आएगा। यस, परफेक्ट। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।